7 दिन में अगर फ्रेश समन्स इशू नहीं किए गए बाय द प्लेंटिफ तो मैटर आपका हो जाता है डिसमिस। पर मैटर डिसमिस नहीं होगा, प्रोवाइजो दे रहा है मैटर डिसमिस नहीं होगा अगर प्लेंटिफ कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है कि उसने बेस्ट एफर्ट अपने लगा दिए हैं। हेलो एवरीवन, this is Advocate Diksha Jain and I'll explain Order 9 of the CPC which deals with consequences of appearance and non-appearance. Order 9 के हमने 3 डिवीजन किए। फर्स्ट इज जनरल रूल ऑफ appearance, सेकेंड consequences of non-appearance, थर्ड इज remedies for those consequences. So let's start this video. First is general rule of appearance which is mentioned in Rule 1 of Order 9. Parties have to appear on the date fixed in the summons. Parties लिखा है, that means plaintiff as well as defendant, दोनों के लिए मैंडेटरी किया गया कि जो डेट समन्स पे फिक्स है, कौन सा समन, जो ऑर्डर 5 में भेजा जा रहा है, ऑर्डर 5 जिसमें डिफेंडेंट को भेजा जा रहा है अपना रिप्लाई फाइल करने के लिए ना अपीयर होने के लिए, तो समन में जो डेट फिक्स है उस डेट को पार्टीज को अपीयर होना होगा, इसे हम बोलते हैं डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग। अच्छा, पार्टीज अपीयरेंस कैसे दे सकती है, इसके 2 कोर्स यहाँ पे प्रोवाइड किए गए, या तो इन पर्सन या फिर देयर प्लीडर्स। प्लीडर्स में प्रॉक्सी काउंसिल एंड लीगल इंटर्न्स इंक्लूड नहीं होंगे। प्लीडर मतलब जो ऑथोराइज्ड प्लीडर है, उसका वकालतनामा फाइल हुआ है मैटर में, तो यहाँ पर प्लीडर में ऑर्डर नंबर 3 आपका अट्रैक्ट होगा। क्लियर? तो पार्टीज के लिए जो डेट समन में फिक्स है, पार्टीज को अपीयरेंस देनी होगी, चाहे वो खुद आके दे यानी कि इन पर्सन दे या फिर बाय देयर प्लीडर्स। ये जनरल रूल है। नाउ सेकंड इज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन अपीयरेंस। अब नॉन अपीयरेंस के 2 ही कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, या तो मैटर आपका डिसमिस होगा या फिर मैटर आपका एक्स पार्टी होगा। तो अगर मैटर डिसमिस हुआ है यानी कि प्लेंटिफ का डिफॉल्ट है, और अगर मैटर एक्स पार्टी हुआ है तो यहाँ पर डिफेंडेंट का डिफॉल्ट है। अच्छा, ये पूरा डायग्राम में मैंने बना रखा है, तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो में फिलहाल आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट पर ही ध्यान दें, बिना लिखे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और एज वेल एज अगर आप बीएरएफ लैंग्वेज के साथ पढ़ते हो ना, क्योंकि सारे वर्ड्स मैंने वहीं से उठाए, क्योंकि कोर्ट में खड़े होकर आपको बीएरएफ लैंग्वेज ही यूज करनी होती है, लेमन लैंग्वेज नहीं। तो कोशिश करो कि बीएरएफ लैंग्वेज पर आपकी कमांड हो। सो नाउ बैक टू टॉपिक। सो प्लेंटिफ कैसे कौन से डिफॉल्ट हो सकते हैं जिसके कारण मैटर डिसमिस हो सकता है? 4 डिफॉल्ट है। सबसे पहला डिफॉल्ट मेंशन है रूल नंबर 2, समन अगर सर्व नहीं हो पाया, यानी कि ऑन द डेट सो फिक्स, जो डेट समन में लिखी थी उस डेट को पता चलता है, इट्स फाउंड दैट समन हैज नॉट बीन सर्व, समन सर्व ही नहीं हुआ। किस लिए सर्व नहीं हुआ? प्लेंटिफ के फेलियर के कारण। प्लेंटिफ का कौन सा फेलियर? या तो यहाँ पे कोर्ट फीस ने पे नहीं की, पोस्टल चार्जेस पे नहीं किए, या जो भी चार्जेस होते हैं वो उसने पे नहीं किए, या फिर जो प्लेन के साथ कॉपीज जानी थी समन के साथ में वो उसने प्रेजेंट नहीं किया, वो फाइल नहीं किया है। तो इन तीनों में से कुछ भी हुआ है, कुछ भी डिफॉल्ट हुआ है, उसके कारण यहाँ पर मैटर डिसमिस कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रोवाइजो हो गया, अगर जो डेट समन में लिखी गई थी उस डेट को डिफेंडेंट यानी कि इन पर्सन आकर अपीयर हो जाए, या फिर उसका एजेंट लिखा है, यानी कि यहाँ पर फिर से ऑथोराइज्ड एजेंट की बात हो रही है। ऑथोराइज्ड एजेंट आपका ऑर्डर नंबर 3 में इसके रिगार्डिंग रूल्स मेंशन्ड है। तो या तो डिफेंडेंट इन पर्सन या फिर एजेंट जो डेट समन में लिखी थी उस डेट को अपीयर हो जाए बिना समन सर्व हुए, क्योंकि समन सर्व का पर्पस क्या था कि ऑपोजिट पार्टी को इन्फॉर्म करना कि भाई आपके अगेंस्ट में केस फाइल हुआ है, आप अपना रिप्लाई फाइल करो, अपना अपीयरेंस दो। अपीयरेंस किस लिए? ताकि आप कोर्ट के क्वेश्चंस का आंसर दे पाओ, ताकि कोर्ट इशू फ्रेम करेगी, या फिर इशू अगर नहीं है तो मैटर को डिसमिस किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या मैटर हो रहा है कि बिना समन किए डिफेंडेंट या उसका ऑथोराइज्ड एजेंट जो है वो अपीयर हो जाता है। तो जब समन का पर्पस ऑलरेडी पूरा है तो समन भेजने की रिक्वायरमेंट पड़ी नहीं ना, क्योंकि उस डेट को वो ऑलरेडी आ गया। लाइक मान के चलो पार्टीशन का केस था, ऑलरेडी दूसरे भाई को पता था कि अच्छा मेरा एक भाई जो है वो पार्टीशन के लिए जा रहा है, तो फिर वो बिना समन सर्व हुए जिस डेट को, जो डेट समन में लिखी थी वो उसको आ जाता है, अपीयर हो जाता है। तो ऐसा अगर कॉन्सिक्वेंस आपको देखने को मिलता है तो मैटर डिसमिस नहीं होगा।
क्लियर पॉइंट? तो ये था पहला डिफॉल्ट। नाउ सेकेंड इज, यहाँ पर अभी हम डिफॉल्ट सारे यहाँ पर अभी हम सारे डिफॉल्ट्स पढ़ेंगे, यानी कि सारे कॉन्सिक्वेंसेस कवर करेंगे। थर्ड डिवीजन में हम करेंगे इन सारे कॉन्सिक्वेंसेस का रेमेडी क्या होगा। तो रूल नंबर 2 के बाद आता है हमारा रूल नंबर 3, नाइदर पार्टी अपीयर्स। जो डेट समन में लिखी थी दोनों ही पार्टी अपीयर नहीं हुए। डिफेंडेंट नहीं आया, डिफेंडेंट का क्या रीजन है वो तो बाद में देखेंगे ना। प्लेंटिफ भी नहीं अपीयर हुआ, प्लेंटिफ भी अपीयर नहीं हुआ, तो रिजल्ट क्या होगा, मैटर डिसमिस हो जाएगा। क्लियर? दो डिफॉल्ट हो गया हमारा। थर्ड डिफॉल्ट इज ऑर्डर 5 सब रूल 1 रूल 5 सब रूल 1 फेल्स टू अप्लाई फॉर फ्रेश समन्स। जो इंटर्नशिप कर रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्होंने ये मोस्ट ऑफ देखा होगा। यहाँ पे जो समन सर्व किए गए थे वो वापस आ जाते हैं, रिटर्न आ जाते हैं अनसर्व। तो प्लेंटिफ यहाँ पर तो कोर्ट डायरेक्शन देते कि भैया 7 दिन के अंदर अंदर फ्रेश समन दोबारा से इश्यू कर दो। तो प्लेंटिफ फेल अगर हो गया है 7 दिन के अंदर अंदर फ्रेश समन फाइल करने में, तो इसके कारण की मैटर डिसमिस होगा। इसकी रेमेडी आपको रूल 5 सब रूल 2 में मिलेगी। एंड जो ऊपर रूल 2 एंड रूल नंबर 3 में आपने पढ़ा था उनकी रेमेडी 4 में है। क्या क्या रेमेडीज है वो मैं बार बार बोल रही हूँ, नेक्स्ट में हम कवर करेंगे। अभी सिर्फ कॉन्सिक्वेंसेस कवर कर लेते हैं। तो 7 दिन में अगर फ्रेश समन्स इशू नहीं किए गए बाय द प्लेंटिफ तो मैटर आपका हो जाता है डिसमिस। पर मैटर डिसमिस नहीं होगा, प्रोवाइजो दे रहा है मैटर डिसमिस नहीं होगा अगर प्लेंटिफ कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है कि उसने बेस्ट एफर्ट अपने लगा दिए हैं, डिफेंडेंट का रेजिडेंस डिस्कवर करने में नहीं मिल रहा है एड्रेस, या फिर डिफेंडेंट जो है वो प्रूव कर दे प्लेंटिफ कि डिफेंडेंट जो है वो जानबूझ के सर्विस को अवॉइड कर रहा है, या फिर कोई अदर सफिशिएंट कॉज जिससे कि टाइम एक्सटेंड किया जा सके फ्रेश समन्स के लिए। तो तीनों में से कोई भी चीज अगर प्लेंटिफ सेटिस्फाई कर देता है कोर्ट को तो यहाँ पर मैटर आपका डिसमिस, यानी कि प्लेंटिफ का मैटर डिसमिस नहीं होगा। तो 3 डिफॉल्ट हो गए। नाउ 4th डिफॉल्ट इज रूल नंबर 8, डिफेंडेंट अपीयर हुआ है। प्लेंटिफ जो डेट समन में लिखी गई थी उसमें तो पार्टीज को अपीयर होना चाहिए था ना, यहाँ पे प्लेंटिफ अपीयर नहीं हुआ, खाली डिफेंडेंट अपीयर, खाली डिफेंडेंट अपीयर हो गया तो मैटर इसके कारण डिसमिस हो जाएगा। लेकिन डिफेंडेंट अपीयर हुआ, उसने जैसे क्रिमिनल केसेस में होता है ना प्ली गिल्टी कर लिया, उसने एक्सेप्ट कर लिए है, प्लेंटिफ ने अपनी प्लेंट पे जितने एलिगेशंस जितने क्लेम किए गए थे उसको अगर वो एडमिट कर ले। एडमिशन 2 टाइप का हो सकता है, या तो वो कंप्लीटली सारे क्लेम्स को एडमिट कर रहा है या फिर वो कुछ पार्ट एडमिट कर रहा है कुछ पार्ट वो डिनाई कर रहा है। तब क्या करोगे, तो आपको यहाँ पे प्रोवाइजो मिलेगा अगर डिफेंडेंट क्लेम्स को एडमिट कर लेता है या उसके कुछ पार्ट को एडमिट कर लेता है तो कोर्ट यहाँ पे डिक्री पास कर दे कि जितना पार्ट उसने एडमिट किया है, यानी कि एडमिशन के बेस पर डिक्री पास हो जाएगी। और जो पार्ट उसने एडमिट नहीं किया उसका क्या, जो पार्ट उसने एडमिट नहीं किया उसके लिए मैटर को उतना पार्ट जो है वो डिसमिस हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर जो डेट समन में लिखी गई थी उसमें डिफेंडेंट अपीयर हुआ है, प्लेंटिफ अपीयर नहीं हुआ, तो यहाँ पे मैटर डिसमिस हो जाएगा। लेकिन अगर उसने क्लेम जो है वो एडमिट कर लिया तो जितना क्लेम उसने एडमिट किया है उसके लिए डिक्री पास होगी, और जितना क्लेम उसने एडमिट नहीं किया उतना पार्ट डिसमिस हो जाएगा। क्लियर? तो ये 4 डिफॉल्ट थे प्लेंटिफ की तरफ से जिसके कारण मैटर डिसमिस हो रहा था। नाउ अब एक्स पार्टी की तरफ आते हैं कि डिफेंडेंट का कौन सा डिफॉल्ट हो सकता है। एक ही डिफॉल्ट वहां पर लिखा हुआ है रूल नंबर 6, ओनली प्लेंटिफ अपीयर। जो डेट समन में लिखी गई थी उस दिन ओनली प्लेंटिफ आया है। तो रूल नंबर 6 में आपको 3 डिविजन्स देखने को मिलेंगे। जब प्लेंटिफ खाली अपीयर हुआ है तो कोर्ट ये देखेगी कि समन सर्व हुआ या नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो किस रीजन से नहीं हुआ, क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली कैटेगरी, अगर समन ड्यूली सर्व हो चुका है और सेटिस्फाई है, समन ड्यूली सर्व हुआ है, तो समन के रिगार्डिंग जितने भी रूल्स है उसके लिए आपको ऑर्डर नंबर 5 चेक करना पड़ेगा। ठीक है? तो समन अगर ड्यूली सर्व हो चुका है तो यहाँ पर डिफेंडेंट को एक्स पार्टी कर दिया जाएगा। अब एक्स पार्टी में भी ऑर्डर होगा, एक्स पार्टी ऑर्डर एंड एक्स पार्टी डिक्री दोनों अलग है। एक्स पार्टी ऑर्डर यानी कि ये सभी प्रोसीडिंग में चल रहा है, लोएस्ट कोर्ट में भी कंटिन्यू है। एक्स पार्टी डिक्री यानी कि आपके अगेंस्ट में डिक्री पास हो चुकी है। दोनों के लिए अलग अलग
जगह रेमेडीज लिखी हुई है, ठीक है। तो वो आप ऑर्डर और डिक्री हम आगे कवर करेंगे। पहले यहाँ पर देख लो कि समन अगर ड्यूली सर्व हो चुका है, ये प्रूफ हो गया, ऑर्डर 5 यहाँ पे अट्रैक्ट होगा। ये अगर क्लियर हो गया तो कोर्ट एक्स पार्टी का ऑर्डर, ये एक्स पार्टी की डिक्री पास कर देगी। नाउ सेकंड सिचुएशन इज प्लेंटिफ अपीयर हुआ है, पता चलता है कि ड्यूली तो सिर्फ मतलब समन जो है वो ड्यूली सर्व नहीं हुआ, समन ड्यूली सर्व नहीं हुआ तो क्या होगा, कोर्ट यहाँ पर डायरेक्ट करेगी कि फ्रेश समन लगाओ, यानी कि सेकेंड समन। अब फ्रेश समन आ रहे हैं, यानी कि रूल नंबर 5, याद करो रूल नंबर 5, 7 दिन के अंदर अंदर प्लेंटिफ को फ्रेश समन इश्यू करने होंगे, अप्लाई करना होगा उसको फ्रेश समन के लिए। अगर नहीं किया तो यहाँ पर मैटर रूल नंबर 5 का सब रूल 1 नहीं, अगर 7 दिन में वो कर पाया तो मैटर डिसमिस हो जाएगा। क्लियर है? सो नाउ थर्ड इज प्लेंटिफ अपीयर हुआ है, डिफेंडेंट का पता चलता है कि समन तो सर्व हो गया बट सफिशिएंट टाइम इसको नहीं मिला, सफिशिएंट टाइम नहीं मिला तो कोर्ट क्या करेगी, पोस्टपोन कर देगी, हियरिंग को पोस्टपोन कर देगी, नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग लगा देगी फ्यूचर डेट की। क्लियर? अच्छा, सब रूल 2 में अगर पता चलता है कि प्लेंटिफ के डिफॉल्ट के कारण या तो समन सर्व नहीं हो पाया या फिर समन सर्व तो हुआ लेकिन सफिशिएंट टाइम में नहीं हुआ, तो कोर्ट यहाँ पर प्लेंटिफ के ऊपर पोस्ट भी इम्पोज कर सकती है। क्लियर पॉइंट? सो नाउ यहाँ पे जो एक्स पार्टी हो रहा था, एक्स पार्टी के लिए एक्स पार्टी ऑर्डर अगर है तो उसकी रेमेडी रूल नंबर 7 में है, और एक्स पार्टी डिक्री अगर है तो उसका रेमेडी रूल नंबर 13 में। नाउ अब हम चलते हैं थर्ड डिवीजन पे, यानी कि रेमेडीज फॉर दोज कॉन्सिक्वेंसेस। सो सबसे पहले हम प्लेंटिफ के रिगार्डिंग चलेंगे। ऑर्डर 9 रूल नंबर 4, ऑर्डर 9 रूल नंबर 4 में रूल नंबर 2 एंड रूल नंबर 3 के लिए रेमेडी लिखी है। रूल नंबर 2 क्या था, जहां पर रूल नंबर 2 क्या था, जहां में समन सर्व नहीं हो पाया। रूल नंबर 3 क्या था, जहां में दोनों ही पार्टीज अपीयर नहीं हुई है। तो रूल नंबर 4 में दोनों के लिए रेमेडी दे रखी है, दोनों के लिए सेम रेमेडी है। बोल रहा है कि यहाँ पर पार्टी जो है, प्लेंटिफ जो है, वो फ्रेश सूट फाइल कर सकता है, फ्रेश सूट फाइल करेगा लेकिन विद इन लिमिटेशन पीरियड, या फिर वो उसी सेम कोर्ट में अप्लाई कर सकता है कोर्ट के ऑर्डर के लिए कि आपने जो डिसमिसल किया था उसको आप सेट। दोनों ऑप्शंस उसके पास है। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर ये जो दोनों ऑर्डर, यहाँ पर जो डिसमिसल हुआ था वो डिसमिसल ऑन डिफॉल्ट है, यहाँ इसको हम डिसमिसल ऑन डिफॉल्ट बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे प्लेंटिफ का डिफॉल्ट था। ठीक है, यहाँ पर मैरिट्स पे ये मैटर डिसाइड नहीं हुआ था, सो रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर प्रोसीजरल डिफॉल्ट था। क्लियर? सो ये क्लियर है। रूल नंबर 2 एंड रूल नंबर 3 के लिए रूल नंबर 4 के हिसाब से फ्रेश सूट भी फाइल किया जा सकता है और सेट असाइड के लिए एप्लीकेशन भी लगाई जा सकती है। नाउ रूल नंबर 5 सब रूल 1 में जो 7 दिन के अंदर फ्रेश समन अप्लाई करना था प्लेंटिफ को, पार्टी फेल, वहां प्लेंटिफ फेल हो जाती है तो वहां पर मैटर डिसमिस हो रहा था, तो उस डिसमिसल के अगेंस्ट में खाली एक ही रेमेडी है, फ्रेश सूट फाइल करना विद लिमिटेशन। यहाँ पर आप एप्लीकेशन नहीं लगा सकते हो रिस्टोरेशन। क्लियर है पॉइंट? नाउ रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 जहां पे प्लेंटिफ अपीयर नहीं हुआ था, खाली डिफेंडेंट अपीयर हुआ था, तो उसकी रेमेडी आपको रूल नंबर 9 में मिलेगी। तो यहाँ पर रूल नंबर 8 में क्या था, जितना पार्ट एडमिट डिफेंडेंट कर लेगा उतने के लिए डिग्री पास होगी, जितना पार्ट वो एडमिट नहीं करेगा उतने के लिए मैटर डिसमिस हो जाएगा। तो बोल रहा है कि जो आपका सूट था, प्लेंटिफ का जो सूट था, कंप्लीटली या फिर पार्टली अगर डिसमिस हो गया रूल नंबर 8 में, तो यहाँ पर बार लग चुका है कि आपका फ्रेश सूट फाइल नहीं हो सकता, नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, लेकिन सेम कॉज ऑफ एक्शन पे, यानी कि आपका रेस जुडिकेटा यहाँ पर अप्लाई हो गया, लेकिन यहाँ पर आप कोर्ट पे एप्लीकेशन लगा सकते हो सेट असाइड के लिए कि आपने जो डिसमिसल किया आप उसको सेट असाइड कर दो। अगर प्लेंटिफ कोर्ट को सेटिस्फाई कर पाया कि मेरे नन अपीयरेंस का ये सफिशिएंट कॉज है, तो ही एप्लीकेशन के बेस पर कोर्ट केस को रीस्टोर करा सकते हैं, यानी कि सेट असाइड का ऑर्डर दे सकती है। तो ये थे हमारे प्लेंटिफ के जो डिफॉल्ट के कारण मैटर डिसमिस हुआ था उनके रेमेडीज। नाउ अब एक्स पार्टी डिक्री एंड एक्स पार्टी ऑर्डर, उनके लिए क्या रेमेडीज है। एक्स पार्टी अगर ऑर्डर हुआ है, यानी कि मैटर अभी प्रोसीडिंग में चल रहा है, तो डिफेंडेंट कभी भी किसी भी डेट पे जाके अपीयर हो सकता है और एप्लीकेशन लगा सकता है कि आपने जो एक्स पार्टी ऑर्डर किया है उसको सेट असाइड कर दिया जाए। इसके लिए कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं है।
क्लियर। सो बाहर की प्लीज वॉइस को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पर कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं है एप्लीकेशन को फाइल करने का। जब तक कि केस प्रोसीडिंग में चल रहा था, सूट अपनी लोएस्ट कोर्ट में चल रहा था, कभी भी एप्लीकेशन लगाई जा सकती है बाय द डिफेंडेंट। क्लियर। अगर एक्स पार्टी डिग्री पास हो गई, एक्स पार्टी डिग्री पास हो गया, तो आपके पास दो रेमेडीज, या तो आप सेम कोर्ट में अप्लाई करोगे, जिसने डिग्री पास किया सेम कोर्ट में अप्लाई करोगे कि जो आपने एक्स पार्टी डिग्री फाइल की, एक्स पार्टी डिग्री का ऑर्डर किया था उसको सेट असाइड कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि या तो समन भाई आपको कोर्ट को सफिशिएंट कॉज तो देना पड़ेगा ना कि समन जो है वो ड्यूली सर्व नहीं हो पाया, या फिर मेरे पास कोई अदर सफिशिएंट कॉज था जिसके कारण मैं डेट ऑफ हियरिंग पे अपीयर नहीं हो पाया था। तो कोर्ट को अगर तुम सेटिस्फाई कर पाते हो तो ही कोर्ट आपकी एक्स पार्टी डिग्री को सेट असाइड करेगी। क्लियर। नाउ सेट असाइड करेगी। क्लियर। आप दूसरी रेमेडी है एक्स पार्टी डिग्री के अगेंस्ट में अपील फाइल करना, जो कि अपीलेट कोर्ट में आप फाइल करोगे। अपीलेट कोर्ट में आप एक्स पार्टी डिग्री के अगेंस्ट में अपील फाइल करोगे। लेकिन अगर आपने अपील फाइल कर दिया तो आपकी ये वाली रेमेडी खत्म हो जाती है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस इज कि आप एक्स पार्टी डिग्री के अगेंस्ट में सेम कोर्ट में ही एप्लीकेशन लगाओ सेट असाइड के लिए। ये अगर डिसमिस हो जाता है तब आप अपील में जाओ तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन है। एक अगर पास नहीं करता तो दूसरा तो है, लेकिन अगर आप सेम कोर्ट में अप्लाई किए बिना ही डायरेक्ट अपील में चले गए तो आपका एक राइट वेव हो गया ना। क्लियर है पॉइंट? ओके। रूल नंबर 14 के हिसाब से कोई एक्स पार्टी डिग्री जो है वो यहाँ पर सेट असाइड नहीं होगा जब तक कि ऑपोजिट पार्टी को नोटिस सर्व ना हो जाए। सो ये था हमारा ऑर्डर नंबर 9 कम्प्लीटली। अच्छा, यहाँ पर 2-3 रूल्स और रह गए हैं, वो देख लीजिए। रूल नंबर 10 एंड रूल नंबर 11। रूल नंबर 10 और रूल नंबर 11 बोल रहा है कि अगर एक से ज्यादा प्लेंटिफ है तो मैटर कैसे प्रोसीड होगा, और एक से ज्यादा डिफेंडेंट है तो मैटर कैसे प्रोसीड होगा। जैसे कुछ लोग अपीयर हुए, कुछ लोग अपीयर नहीं हुए। तो अगर प्लेंटिफ के केस में रूल नंबर 10 है, एक से ज्यादा प्लेंटिफ है, कुछ अपीयर हुए कुछ अपीयर नहीं हुए हैं, तो यहाँ पर मैटर को प्रोसीड किया जा सकता है इसी तरीके से जैसे कि बाकी के प्लेंटिफ भी अपीयर हुआ है, या फिर कोर्ट कोई ऑर्डर पास करना चाहते तो कर सकती है। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, डिस्क्रिशनरी पावर है। क्लियर। अगर एक से ज्यादा डिफेंडेंट है तब भी मैटर को प्रोसीड किया जा सकता है। कुछ डिफेंडेंट आए कुछ डिफेंडेंट नहीं आए तो मैटर को प्रोसीड किया जा सकता है। लेकिन जजमेंट वाली डेट पे भी अगर नहीं आया तो कोर्ट को जो ऑर्डर ठीक लगेगा वो ऑर्डर कर सकती है उन डिफेंडेंट के रिगार्डिंग जो अपीयर नहीं हुए। एंड रूल नंबर 12 के हिसाब से यहाँ पर कोई भी पार्टी अपीयर नहीं हुई है विदाउट एनी सफिशिएंट कॉज, तो उनको वो सारे कॉन्सिक्वेंसेस बियर करने पड़ेंगे जो कॉन्सिक्वेंसेस अभी हमने ऊपर पढ़े प्लेंटिफ के लिए एंड डिफेंडेंट के लिए। तो ये था हमारा कंप्लीटली ऑर्डर नंबर 9। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।